नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए जसविंदर शर्मा जी की एक कहानी वापस जाने का सवाल ही नहीं सुना रही हूँ। तो शुरू करते हैं कहानी वापस जाने का सवाल ही नहीं। तुम सिगरेट बहुत पीने लगे हो। गम के प्याले पीते पीते थक गया हूँ। अब हमें कब तक यूं चोरों की तरह मिलता होगा। तुम हो दीपक की लौ में रोशनी रहेगी, वरना बच्चों जैसी बातें मत किया करो। जब सपना नहीं थी तब भी तो तुम हंसते खेलते थे, मस्त रहते थे। तब मैं पागल था, सपने नहीं देखता था। तुमसे मिलकर लगा कि सपनों के बिना जीना कितना नीरस होता है। ये सारी बातें पता नहीं क्यों बेकार और लफासी लगती हैं। वास्तव मेरे पति ने भी 1000 बार कहा होगा कि मैं कितनी लाजवाब हूँ, सुंदर हूँ और अक्लमंद हूँ। उसे तुम्हारा सही महत्व नहीं पता था। ऐसा नहीं था। शादी से पहले तो वो मेरा दीवाना था, और फिर सबसे लड़ झगड़ कर हमने शादी कर ली तो उसका असली रंग सामने आया। दीपक चुप हो गया। कभी कभी सपना सही में बहुत तल्ख हो जाती है, इसीलिए दीपक बहुत सी बातें उससे कहता नहीं है। कभी कभी लगता है कि वो अपने पति वास्तव से पूरी तरह मुक्त है, मगर कई बार तो उसका भूत उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और सपना फिर संशय के अंधेरों में भटकने लगती है। दीपक को भी पूरी तरह विश्वास नहीं होता कि सपना वास्तव से अब भी जुड़ी है। सपना उसे कई बार अपना फैसला सुना चुकी है। जो आदमी उसे कई बार जलील कर चुका है, उसे बार बार माफ़ करना कहाँ की दानिशमंदी है। पहले तो वो पत्थर दिल आदमी उसे पत्थर के आंसू रुलाता था, और फिर बाद में माफ़ी मांगते हुए बच्चों की तरह फपक फपक कर रोता था, गिड़गिड़ाता था और कस्में खाता था। शुरू शुरू में अपने पति वास्तव के इस नासमझ व्यवहार पर सपना को दया आ जाती थी और वो पिघल जाती थी। मगर फिर उसने देखा कि वो आदमी तो उसके दया को उसके खिलाफ ही हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगा था। तो सपना को गुस्सा आने लगा। उसकी तमाम कोशिशों के बावजूद वास्तव ने अपना बचकाना व्यवहार दोहराना छोड़ा नहीं। तब उनके बीच फासले बढ़ने लगे। एक समय था जब वास्तव सच में बहुत गुड़ी लड़का था। शादी से 3 साल पहले तक सपना और वो साथ साथ घूमते रहे। कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। फूलों से नर्म और नाजुक था उसका स्पर्श। उसके शब्दों से शहद टपकता था। उसकी आंखों में ढेरों सपने और महत्वाकांक्षाएं थी। यही कारण था कि सपना ने उसे टूट कर चाहा। इसी चाहत के आगे मजबूर होकर वो समाज से एक बार तो टूट ही गई, जब शादी करने का प्रस्ताव वास्तव की तरफ से आया। कितने रिस्क उठाकर दोनों ने शादी की। वास्तव अपने परिवार से कट गया। उसके माँ बाप ने सपना को स्वीकार नहीं किया। सपना के माता पिता भी बहुत नाराज़ हुए, मगर सपना का असली सरोकार तो वास्तव की फैमिली से ही था। शादी के तुरंत बाद जहाँ आदमी की अपनी गृहस्थी जमाने में व्यस्त हो जाता है, वहाँ वास्तव ढीला पड़ता गया। उसके इस रवैये से सपना को ज़्यादा धक्का लगा। वो सुस्त हो गया। पहले उसके माँ बाप उसकी कमज़ोरी नहीं थे। वो कहता था कि उसमें इतना दम है कि अगर वे उनकी शादी में रोड़ा अटकाएंगे तो वो सबसे अलग रहकर भी सपना को सारे सुख देने में समर्थ है। शादी के बाद वास्तव असंयत हो गया। अच्छी भली लगी लगाई नौकरी छोड़कर उसने एमबीए करने की ठान ली। अकेले सपना की सैलरी से भला कब तक घर चलता। उन्होंने घर की हर एक चीज़ बनानी थी। सब तरफ से विरोध होने पर कोर्ट में शादी करने के कारण सपना के पेरेंट्स ने कोई सामान नहीं दिया था। एमबीए की पढ़ाई में भी कहाँ मन लगा था उसका। अब वो पहले जैसा वास्तव नहीं रह गया था। सपना को टेक फॉर ग्रांटेड समझकर उस पर कई तरह की पाबंदियां लगाने लगा। सपना को अपने पेरेंट्स से मिलने से भी रोकने लगा। कहने लगा कि अब उसने अपने माता पिता को छोड़ दिया है तो सपना को भी अपने पेरेंट्स से दूर रहना चाहिए। सपना ने उसे समझाया, देखो तुम्हारी बात कुछ और है। तुम्हारे पेरेंट्स ने तो साफ कह दिया था कि अगर सपना के साथ रहना है तो हमसे रिश्ता ख़त्म। मेरे पेरेंट्स ने तो तुम्हें स्वीकार कर लिया है और सुख दुख में वे हमारे साथ खड़े हैं। मेरे डैडी ने तुम्हें नेक सलाह दी थी कि नौकरी मत छोड़ो, कहीं से प्राइवेट एमबीए कर लो। सरकारी नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है। शादी कर ली है तो इसका अर्थ ये नहीं कि एक दूसरे के गुलाम हो गए। दोनों को बराबर हक है कि घर की बेहतरी के लिए एक दूसरे को सही राह दिखाना। वास्तव की पॉजिटिव नेचर शादी के बाद पहली बार खुलकर सामने आई। शादी करने में पहल उसी ने की थी। उसके घर वाले तो कतई राज़ी नहीं थे। वे साधारण घर की दबने वाली बहू चाहते थे, नौकरी वाली दबंग लड़की नहीं। वे ये भी सोच रहे थे कि वास्तव है ही कौन जो अपने बारे में यूं ही फैसले करे। उसे तो वहीं शादी करनी है जहाँ वे कहेंगे। दरअसल उन्हें सपना या सपना के परिवार से उतनी नाराज़गी नहीं थी जितने ज़्यादा शुद्ध वे इस वास्तव से थे। अपने बेटे को लेकर पॉजिटिव होने की इंतहा थी ये। और शादी के बाद तो वास्तव में भी ये अच्छा बलवती होती जा रही थी कि सपना कोई भी फैसला उसकी मर्जी के बिना ना करे। नौकरी छोड़ देने के पीछे भी यही कारण था कि वो सपना में अपना वर्चस्व कायम रखना चाहता था। पॉजिटिव होने की आदत कई ख़ानदानों में पीढ़ियों तक चलती है। लोग एक दूसरे को बुरी तरह जकड़ कर बैठ जाते हैं कि छुड़ा पाना मुश्किल होता है।
उनकी जिद के आगे कई लोगों के कैरियर चौपट हो जाते हैं, घर टूट जाते हैं। वास्तव को उसके माता पिता ने इमोशनली इतना मजबूती से जकड़ा हुआ था कि वो उनसे कट ना सका। सपना से उसने कोर्ट मैरिज तो कर ली, मगर अब भी कभी कभार सपना से रूठ कर अपने पेरेंट्स के पास जाता तो अगले दिन बुरी तरह अपमानित होकर आता। सपना ने उसे लाख समझाया कि वो अपने माता पिता को कुछ महीनों के लिए तनहा छोड़ दे, तभी सब कुछ नॉर्मल हो सकेगा। वास्तव ने सपना से दिल से मोहब्बत की, मगर शादी के बाद वास्तव के घर वालों ने उसके जहन में उथल पुथल मचा दी। वो इधर से उधर भटकने लगा। शादी के बाद उसमें जंगलीपन आता चला गया। घर को ऊंचा उठाने या आगे बढ़ाने की अब उसमें उतनी महत्वाकांक्षा नहीं रह गई थी। उसके लिए अब अपने माता पिता अहम हो गए थे। वो सपना को झुकाने पे तुल गया। बार बार जिद करता कि वो झुक जाए और वास्तव के माता पिता के आलीशान बंगले में जाकर रहे। इन्हीं बहसों में हर वक्त रहकर वास्तव ने अपने मन की शांति खराब कर ली थी। वो अपने माता पिता से टूटकर नहीं पाया और अंत वही हुआ। सपना से अलग हुआ तो उसके माता पिता ने भी वास्तव को ठोकरें लगानी शुरू कर दी। वास्तव के माता पिता चाहने लगे कि वास्तव सपना को अपनी ज़िंदगी से काट कर अलग कर दे। सपना ने तो ये भी कह दिया था कि वो जब चाहे उससे तलाक ले सकता है। दिल में एक दूसरे के प्रति सारे एहसास ठंडे पड़ जाएं तो फिर साथ रहने का क्या तुक है। वास्तव ना उसका रहा, ना ही अपने माता पिता का हो सका। कुछ महीने तो वो गायब ही हो गया। कोई ख़ास झगड़ा भी नहीं हुआ था सपना के साथ। हर वीकेंड की तरह वो माता पिता के पास गया था और वहीं से मोबाइल पर कहने लगा कि पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, सपना वहीं आ जाए। इस तरह के अटपटे प्रस्ताव के लिए सपना राज़ी नहीं थी। उसने मोबाइल पर उसे बता दिया था कि पहले जब एक बार वो उसके घर गई थी तो उसे बहुत सी कड़वी बातें सुनने को मिली थी। हाँ, उसके माता पिता अगर उसे प्यार से लेकर जाएं तो वो तैयार है। उसके बाद वास्तव का कोई फ़ोन नहीं आया। सपना इंतज़ार करती रही। 1 महीना बीत गया। सपना के पापा को चिंता हुई। उन्होंने सपना से वास्तव का नंबर लेकर बात की, मगर वास्तव तो एक ही बात दोहरा रहा था कि सपना उसके घर आएगी तभी कोई बात करेगा। 1 महीना और देखकर सपना ने वो किराए का घर छोड़ दिया और अपना सामान लेकर अपने पेरेंट्स के पास आ गई। बाद में खबर मिली कि वास्तव ने माता पिता का घर भी छोड़ दिया है। वास्तव को सपना अभी पूरी तरह भुला नहीं पाई थी कि उसकी दोस्ती दीपक से हो गई। ऐसे नाजुक मोड़ पर अभी तक वास्तव के बेरुखेपन से आहत थी, मगर दीपक इस दोस्ती को लेकर कुछ ज़्यादा ही उत्साहित था। दीपक उसी दफ्तर में था जहाँ सपना थी। वो दिल्ली से बदली होकर आया था। दोनों के ख्यालात काफ़ी मिलते थे। दीपक उस समाचार पत्र में साहित्य संपादक था जहाँ सपना सब न्यूज़ एडिटर थी। एक दिन सपना खुद ही दीपक के पास आई थी और उसने दीपक को अपनी नई लिखी 2 कविताएं दी और उन्हें प्रकाशित करने का अनुरोध किया। दीपक ने कविताएं रिजेक्ट कर दी और उसे अच्छा खासा भाषण दिया कि न्यूज़ स्टोरी और कविता कहानी में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। न्यूज़ एडिटर तो 3 मरे 13 घायल से ज़्यादा कुछ सोच नहीं पाता, मगर साहित्य के क्षेत्र में गहरी संवेदनाओं का चित्रण किया जाता है। जिस तन लागे सो तन जाने वाली बात होती है। कोरी कल्पना से ही बात नहीं बनती। हाँ, दर्द, घुटन और संतरास की भट्टी में खुद को जलाना पड़ता है। हफ्ते बाद सपना ने दीपक को अपनी गज़ल दिखाई। दीपक ने प्रभावित होकर उसमें कुछ काट छाट की तथा सपना को काफिया, रदीफ तथा बहरों से संबंधित जानकारियाँ दी। कैंटीन में बैठकर वे कविता कहानी की बारीकियों पर बातचीत करते, किताबों का जिक्र करते। दोनों में विचारों का अच्छा मेल था। सपना वास्तव से सच में टूट चुकी थी। अब उसने उसका इंतज़ार करना छोड़ दिया था। जीवन को चुनौती मानकर वो एक बार फिर कुछ नए सिरे से दिल आबाद करने निकली थी। उसके पेरेंट्स को पता था कि वास्तव इतनी आसानी से उसे तलाक नहीं देगा, मगर सपना तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। दीपक भी दीवानगी की हद तक सपना को चाहने लगा था। वास्तव की फांस उसके गले में भी अटकी थी, मगर वो बिना शादी के सारी उम्र सपना के साथ रहने को तैयार था। अब दोनों ऐसे मोड़ पर आ पहुंचे थे कि वास्तव सामने आ भी जाता तो भी उन्हें उसकी परवाह नहीं। सपना के पेरेंट्स दीपक के पक्ष में उतने नहीं थे जितना वे चाहते थे वास्तव उनकी बेटी को आकर ले जाए। वे वास्तव से लगातार संपर्क बनाए हुए थे। अब जब से उन्हें पता चला था कि दीपक और सपना जल्दी ही सपना के जन्मदिन पर साथ साथ लिव इन रिलेशन के रिश्ते में बनने वाले हैं, तब से उन्हें अपनी बेटी के भविष्य की चिंता कुछ ज़्यादा ही खाई जा रही थी। उन्होंने वास्तव को किसी तरह मना लिया था कि वो एक बार आकर सपना से माफ़ी मांग ले तो हो सकता है सपना उसे माफ़ कर दे और उसके साथ चली जाए। वास्तव आने को राज़ी हो गया था। सपना के घर उस दिन कई ख़ास मेहमान आए हुए थे। सबसे ख़ास था दीपक, जिसकी जेब में कीमती हीरे की अंगूठी थी जो सपना के रिंग फिंगर में बस डलने ही वाली थी और उसके बाद वे अघोषित रूप से जीवन साथी हो जाने वाले थे। इस नई जीवन शैली के बारे में दोनों की राय थी कि जब तक निभेगी साथ रहेंगे, नहीं तो कोई बंधन नहीं, कोई आग्रह नहीं। सब जानते थे कि सपना बहुत अच्छे सुर में गज़ल गाती है। सबके अनुरोध पर उसने गज़ल गुनगुनाई।
रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। उसे अब खुद पता नहीं था कि उसके दुख दर्द का असली नायक कौन था। आंखों में आंसू ढलक आए थे। रुंधे हुए गले से उसने गाया कि किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए आ। आंसुओं से तरस झिलमिलाती आंखों के सामने उसे दीपक नजर आया। भरे हुए गले से उसने गाया, जैसे तुम्हें आते हैं ना आने के बहाने, वैसे ही किसी रोज़ न जाने के लिए आ, रंजिश ही सही। सपना तो दीपक के तसव्वुर में बेखबर गाई जा रही थी और दीपक ने उसे नए रिश्ते के बंधन में डालने वाले रिंग पहना दी थी। दूर कोने में खड़े वास्तव ने शुरू में तो समझा कि ये गज़ल सपना उसके लिए गा रही है, मगर जब दीपक को सपना एक नए रिश्ते की डोर में बंध गए तो वो बिना माफ़ी मांगे दरवाजे के बाहर निकल गया था। उसे अब समझ आया था कि प्यार एक बिना शर्त अधिकार ही तो है जो हम एक दूसरे को अपने ऊपर देते हैं, और प्यार में क्षमा और याचना वर्जित है। नमस्कार, तो ये थी आज की कहानी वापस जाने का सवाल ही नहीं। अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।